हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। अभी तक हम लोग हिस्ट्री की क्वेश्चन सीरीज 6 तक डिस्कस कर लिए हैं। आज जो है हम लोग इतिहास के क्वेश्चन सीरीज 7 को शुरू करने वाले हैं। आज जो मैं आपके सामने 15 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। 5 एंशियंट, 5 मेडिवल और 5 मॉडर्न के। जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ती जाएगी प्रश्नों की संख्या भी मैं बढ़ाते हुए जाऊंगा। अभी 5 5 क्वेश्चन है। आगे चल करके ये 7 होंगे, 10 होंगे। जैसे जैसे मात्रा बढ़ती जाएगी टॉपिक आगे बढ़ता जाएगा, प्रश्नों की संख्या भी बढ़ते जाएगी। कुछ सूचना और आप लोगों को देनी है, शुरू में ही दे दे रहा हूं। आप लोगों की स्टैटिक जीके की क्लास भी मैं यूट्यूब पर शुरू करने वाला हूं। इस वीक के एंड से आपको स्टैटिक जीके की क्लासेस मिलेंगी, क्वेश्चन नहीं, क्लासेस मिलेंगी पूरी। जिसमें स्टैटिक जीके में जैसे मैंने आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस करवाए हैं वो तो अलग चल ही रहा है। नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, रामसर साइट, नेशनल पार्क, फिर उसके बाद जितनी भी सरकार की योजनाएं होती हैं, और बायोस्फीयर रिजर्व की बात करेंगे। विश्व में सबसे बड़ा, भारत में सबसे बड़ा, चाहे वो डैम की बात करेंगे, रिवर्स की बात करेंगे। फिर आपके जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं पॉलिटी के, वो जो स्टैटिक वाला सेक्शन जो बेसिकली पूछा जाता है, वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं, वो सारी चीजें मैं आपसे डिस्कस करूंगा। उसके लगभग स्टैटिक के मेरे पास 30 से 35 टॉपिक है। 35 टॉपिक मान के चलिए, 35 टॉपिक हैं तो 35 लेक्चर उसके होंगे। और अभी तो मैं वीक में एक लेक्चर आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। फिर जैसे जैसे आ, आगे बढ़ता जाएगा तो वीक में 2 2 लेक्चर भी या फिर 3 3 लेक्चर भी आपको प्रोवाइड करना मैं शुरू कर दूंगा कि एग्जाम आते आते तक आपकी बहुत सारी चीजों की तैयारी हो जाएगी। बहुत सारे एग्जामिनेशन अभी आगे लगे हुए हैं तो उसकी तैयारी आपकी आराम से होती रहेगी। बाकी ये इतिहास की सीरीज जो आपकी आर्ट एंड कल्चर की सीरीज चल रही है वो एज इट इज आपकी चलती रहेगी। ऐप पर ऑनलाइन क्लासेस जो चल रहे हैं वो अपना एज इट इज चलते रहेंगे। और ये एडिशनल चीज मैं आपको दे रहा हूँ। दूसरी इंफॉर्मेशन ये है, दूसरी इंफॉर्मेशन आपके सामने ये है। पहली तो स्ट्रेटेजी जीके वाली हो गई। दूसरी इंफॉर्मेशन ये है कि नेक्स्ट वीक से मैं आप लोगों के लिए एनसीईआरटी की क्लासेस भी शुरू करने वाला हूँ। एनसीईआरटी में जैसे 6th का, 7th का, 8th का, 9th का, 10th का, 11th का, 12th का। तो एनसीईआरटी की जो समरी होती है या फिर एनसीईआरटी के जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करूंगा। मतलब एनसीईआरटी की पूरी क्लास आपकी यहाँ पर मिलने लगेगी अगले वीक से। तो 6 से शुरू करेंगे और 12 तक जाएंगे। ठीक है बात, चाहे वो हिस्ट्री की बात होगी हमारे अतीत वाला, चाहे आवर हैबिटाट अगर ज्योग्राफी की बात करेंगे उसकी होगी। अगर आप बात करते हैं पॉलिटी की, जो सिविक्स होता है, उसकी बात अगर आप करते हैं तो वो हो जाएगा। और अगर रहेगा तो साइंस भी मैं आप लोग करवा दूंगा। 10वीं तक की साइंस पूछी जाती है तो 10वीं तक की साइंस हम लोग वहां पर कर लेंगे। मतलब एनसीईआरटी की क्लासेस आपकी शुरू हो जाएंगी नेक्स्ट वीक से। तो इतनी क्लासेस आपके सामने रहेंगी। तो आराम से धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे। अब धीरे धीरे मेरे भी गरीब परिवार की स्थिति सही हो रही है और उम्मीद है कि नेक्स्ट वीक से आपको प्रॉपर क्लासेस मिलना शुरू हो जाएंगे। चलिए, तो इसके साथ मैं शुरू करता हूं आज इतिहास के क्वेश्चन सीरीज 7 को। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, बुर्जहोम किस प्रागैतिहासिक संस्कृति का केंद्र था? बुर्जहोम वॉज द सेंटर ऑफ विच प्री हिस्टोरिक कल्चर? क्या वो पैलियोलिथिक से जुड़ा जुड़ा हुआ है, पुरा पाषाण काल से? मेसोलिथिक से जुड़ा हुआ है, मध्य पाषाण काल से? नियोलिथिक से जुड़ा हुआ है, नवपाषाण काल से? या फिर अपर पैलियोलिथिक या फिर उच्च पुरा पाषाण काल से जुड़ा हुआ है? तो बुर्जहोम है कहाँ पर? तो पिछला सीरीज जिसने भी देखा होगा तुरंत वो जवाब देगा कि बुर्जहोम जो स्थित है, बुर्जहोम जो स्थित है वो स्थित है आपका जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर किस किस चीज के साक्ष्य मिले हैं आपको, एविडेंसेस किस किस के मिले हैं? तो पहला यहाँ पर कृषि का एविडेंस मिला है। पशुपालन, पशुपालन जिसको आप एनिमल रियरिंग बोल सकते हो, उसका साथ मिला हुआ है। प्लस गर्त आवास के साक्ष्य मिले हैं। गर्त आवास के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और ये किस समय की चीजों के बारे में बताता है? ये बताता है नवपाषाण काल के बारे में या फिर न्योलिथिक साइट है। तो चाहे बुर्जहोम की बात करेंगे, चाहे गुफकराल की बात करेंगे, ये सब जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। और ये कैसे साइट है? नवपाषाण काल के साइट है।
ठीक है, प्रमुख केंद्र है, कहाँ पर स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। किस धातु के किस धातु में प्रथम टिन का मिश्रण किया गया? तो आप लोगों को पता होगा, सबसे पहली धातु जो मिली थी वो थी कॉपर। उसके बाद एक मिश्र धातु बनाई गई, उसको कहा जाता है ब्रॉन्ज। और उसके बाद क्या था आपका आयरन। लास्ट में कौन सा आपको धातु का प्रयोग में आता है? आयरन। आयरन क्रांतिकारी का द्योतक है। यहां से मतलब ये समझिए कि रिवॉल्यूशन आ चुका था चीजों में, क्षेत्र बड़े होते चले गए थे। तो शुरुआत में जो सबसे पहली धातु यूज की गई थी वो कॉपर। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है किस धातु में प्रथमतः टिन का मिश्रण किया गया था? तो ये जो ब्रॉन्ज आप देख रहे हैं, इस ब्रॉन्ज में, ब्रॉन्ज एक अलॉय है, एक मिश्र धातु है, और किससे मिला हुआ है? कॉपर और टिन से मिलकर के बनता है। कॉपर और टिन से मिलकर के बनता है। तो टिन का मिश्रण किसमें किया गया? कॉपर में। क्या बनाने के लिए? ब्रॉन्ज बनाने के लिए। इसके बाद का जो युग आता है वो है आयरन। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कॉपर मिलाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस धातु को वी गार्डन चाइल्ड ने जंत्रांतरिक धातु कहा है? तो पहले वी गार्डन चाइल्ड के बारे में समझ लीजिए। वी गार्डन चाइल्ड जो थे वो आपके ऑस्ट्रेलिया के आर्कियोलॉजिस्ट थे। ऑस्ट्रेलियन आर्कियोलॉजिस्ट थे। आर्कियोलॉजिस्ट थे। ये ऑस्ट्रेलिया के पुरातत्वविद थे। ठीक है। और इन्होंने आयरन को डेमोक्रेटिक मेडल बोला है या फिर जनतांत्रिक धातु बोली है। और इसके बाद से इन्होंने, इनकी अलग अलग थ्योरीज है बाबू। इन्होंने नवपाषाण और ताम्रपाषाण को एक साथ डिफाइन किया है गार्डन चाइल्ड ने। उतना आपको डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना समझ लीजिए गार्डन चाइल्ड ने किसको बोला है जनतांत्रिक धातु? वो है आयरन को बोला है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94। इनमें से किस युग को संक्रमण काल कहा जाता है? संक्रमण का मतलब होता है ट्रांजिशन पीरियड। मतलब आप ओल्ड से बिल्कुल न्यू में जा रहे हैं, तो ओल्ड और न्यू के बीच की जो चीजें होती हैं उसको बोलते हैं ट्रांजिशन। ठीक है बात। जैसे सबसे ओल्डेस्ट अगर देखेंगे तो आपका पैलियोलिथिक है। पैलियोलिथिक है, जिसको आप पुरा पाषाण बोलते हो। सबसे नवीनतम अगर पाषाण उपकरण देखेंगे तो नियोलिथिक है। नियोलिथिक है, या फिर आप बोलते हैं नवपाषाण। तो सबसे पुराना पुरा पाषाण और सबसे नया नवपाषाण होता है। इनके बीच का जो ट्रांजिशन होगा ना, वो होता है आपका मेसोलिथिक। मेसोलिथिक। तो मेसोलिथिक जो है वह एक संक्रमण काल है, वो एक ट्रांजिशन पीरियड है पैलोलिथिक और नियोलिथिक के बीच में संक्रमण काल है। और इससे जुड़ता मिलता जुलता क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं इससे पहले वाले में, लेकिन वो स्टेटमेंट में था। यहाँ पर सीधे पूछा गया है कि किस युग को संक्रमण काल बोला जाता है? तो वो है आपका मध्य पाषाण या फिर मेसोलिथिक पीरियड को संक्रमण युग कहा जाता है। ठीक है। मतलब संक्रमण का मतलब ये समझिए कि इसमें पुरा पाषाण और नवपाषाण मतलब दोनों, मतलब अगर आप एकदम लोअर मेसोलिथिक में जाएंगे तो वहां पर पूरा पाषाण के अवशेष मिलेंगे, आपको सारी चीजें मिलेंगी। जैसे ही आप उच्च मेसोलिथिक में जाएंगे वहां पर नवपाषाण की चीजें मिलना शुरू हो जाती है। मतलब मेसोलिथिक एक ऐसा टाइम पीरियड है जिसके शुरुआती दौर में पुरा पाषाण और जिसके एकदम अंतिम दौर पर नवपाषाण काल की चीजें प्राप्त हो जाती है। मतलब पूरी तरीके से नवपाषाण नहीं आया है, लेकिन नवपाषाण मेसोलिथिक के आखिरी चरण में आ चुका था, तो इसको बोलते हैं संक्रमण काल बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 95। बसाड़। बसाड़ की पहचान निम्नलिखित में से किसके साथ की गई है? तो बसाड़ जो है बाबू, ये है आपका बिहार में, और इसे पहचाना गया है पुरानी वैशाली के तौर पर। पुरानी वैशाली, अगर आप बिहार की अगर आप बात करते हैं तो बिहार में एक वैशाली एक पर्यटन स्थल है, बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है, यहाँ पर लोग जाते हैं। ये जैन धर्म के लिए भी बहुत ही पवित्र स्थल माना जाता है। ठीक है। तो बसाड़ जो है वो ओल्ड वैशाली के तौर पर पहचाना गया है। और वैशाली के निकट एक जगह है बाबू जिसका नाम है कुंडग्राम। कुंडग्राम। कुंडलवन नहीं, कुंडलवन कश्मीर में है। ये क्या है? कुंडग्राम है। ये क्या है बाबू? कुंडग्राम है। कुंडग्राम के ज्ञात्रिक कुल में, ज्ञात्रिक कुल में, ठीक है बात, महावीर स्वामी जी का जन्म हुआ था। महावीर स्वामी जी का जन्म हुआ था, जो कि बौद्ध धर्म के आखिरी तीर्थंकर थे। उनका जन्म हुआ था वैशाली के निकट एक जगह है कुंडग्राम। वहां से कुंडलवन कहाँ पर है? कुंडलवन कश्मीर में है। जब कुषाण वंश में आएंगे तो वहां पर उसका उल्लेख होगा। तो बसाड़, बसाड़ को किस किस रूप से जाना गया है बाबू? वैशाली के रूप से जाना गया है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 96। यहां से शुरू हो जाता है आपका मेडिवल। मेडिवल में क्या है बाबू? भक्ति संत रामानंद के गुरु राघवानंद का संबंध था। भक्ति संत से जुड़े हुए जो रामानंद थे, उनके गुरु का नाम क्या है बाबू? राघवानंद है। पहले तो एक क्वेश्चन तो यही बन गया।
रामानंद जी के गुरु का नाम क्या है? राघवानंद। एक प्रश्न तो यही है आपके ठीक सामने। ठीक है, अब ये पूछा है भक्ति संत रामानंद के गुरु राघवानंद का संबंध किससे था? क्या वो रुद्रा सेक्ट से था, क्या वो संकादिक सेक्ट से था, क्या वो श्री सेक्ट से था, या फिर ब्रह्मा सेक्ट से था? तो इनका जो संबंध था वो था आपके श्री सेक्ट से। किससे था? श्री सेक्ट से। अगर श्री सेक्ट की अगर आप बात करते हैं तो इसकी स्थापना 12वीं शताब्दी में, 12th सेंचुरी एडी में, 12वीं शताब्दी में रामानुज जी के द्वारा की गई थी। के द्वारा की गई थी। ठीक है बात। और यहीं पर काशी में श्रीमठ में रह करके, काशी में श्रीमठ था राघवानंद जी का, वहीं पर रह करके रामानंद जी ने हर चीज का ज्ञान हासिल किया था। काशी से इन्होंने ज्ञान हासिल किया था रामानंद जी ने। तो 12वीं शताब्दी में रामानुज जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी श्री सेक्ट की। ठीक है बात। और अगर पूछा जाए ये जो सेक्ट है वो किससे जुड़ा हुआ है? ये वैष्णव संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, वैष्णव संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। ठीक है बात। वैष्णव संप्रदाय से जुड़ा हुआ है श्री सेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97। आमिर खुसरो का मूल नाम क्या था? ये तो कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। आमिर खुसरो के बारे में भी बहुत सारी चीजें जानने के बारे में आपको मिलेगा। अगर आप फरीद की बात करते हैं तो फरीद कौन थे? आपके शेरशाह सूरी थे। जूना खान की बात करते हैं तो मोहम्मद बिन तुगलक थे। इनका जो असली नाम था वो था अबुल हसन। इनका जो वास्तविक नाम था वो था अबुल हसन। अगर आप आमिर खुसरो की बात करते हैं तो इनका जन्म जो था वो 1253 ईस्वी में हुआ। 1253 ईस्वी में हुआ, 1253 एडी में हुआ। कहां पर हुआ था? यूपी के एटा जिले में एक गांव है पटियाली। पटियाली गांव, पटियाला नहीं, पटियाला पंजाब में आ जाएगा, ये पटियाली है। ये क्या है? पटियाली गांव है। वहां पर इनका जन्म हुआ था। तो अगर आमिर खुसरो की बात करते तो इनका जन्म कब हुआ? 1253 ईस्वी में यूपी के एटा जिले में हुआ था। कौन से गांव में हुआ था? पटियाली गांव में हुआ था। ठीक है, अगर इनके मृत्यु की बात करते हैं तो इनका मृत्यु कब हुआ था? 1325 ईस्वी में हुआ था, दिल्ली में। 1325 ईस्वी में हुआ था, दिल्ली में। और ये लगभग 8 सुल्तानों के, 8 सुल्तान के शासन को देखा था इन्होंने, शासन को देखा था। ठीक है बात। इनका एक और नाम है, इनको पैरट ऑफ इंडिया या फिर तोते हिंद बोला जाता है, पैरट ऑफ इंडिया बोला जाता है, या फिर भारत का तोता किसे बोलते हैं? आमिर खुसरो को बोला जाता है। ठीक। अगर आप इनकी बात करते हैं तो ये शिष्य थे जो आपके अबुल हसन है या फिर आमिर खुसरो है, वो शिष्य थे निजामुद्दीन औलिया के। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, औलिया के शिष्य। और इनका जो संबंध है वह चिश्ती संप्रदाय से है, चिश्ती सिलसिले से या फिर संप्रदाय से है, संप्रदाय से। ठीक है बात। चिश्ती संप्रदाय से जुड़े हुए हैं कौन? आपके आमिर खुसरो। इनके गुरु का नाम क्या है? निजामुद्दीन औलिया। और बाकी चीजें आपके सामने यहाँ पर मौजूद है। कितने सुल्तानों के काल को इन्होंने देखा है? 8 सुल्तान के कालों को इन्होंने देखा है। अब क्वेश्चन नंबर 98 आपकी स्क्रीन पर। दीवाने रियासत के संस्थापक कौन थे? हु वाज द फाउंडर ऑफ दीवाने रियासत? तो दीवाने रियासत जो है ये था आपका बाजार नियंत्रण से जुड़ा हुआ बाबू। मार्केट कंट्रोल सिस्टम जिसे बोला जाता है, बाजार नियंत्रण से जुड़ा हुआ था ये वाला आपका दीवाने रियासत। और इसका जो मुखिया होता था इसे बोला जाता था शाहने मंडी। शाह ए मंडी, शाह मंडी बोला जाता था। ये इसका अध्यक्ष होता था, या फिर आप इसे बोल सकते हैं अधीक्षक। जो इसका ऑफिसर था, जो दीवाने रियासत का ऑफिसर होता था, जो मार्केट कंट्रोल के लिए जिम्मेदार था, वो उसको कहा जाता है शाह मंडी। तो इसका संस्थापक कौन था? तो आपको पता हो गया होगा, जैसे मैंने मार्केट कंट्रोल सिस्टम की बात की थी, तो बाजार नियंत्रण की शुरुआत करने वाला कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। और इसका जो पुत्र आता है, अब उसका नाम आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएंगे, क्योंकि इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने उसके बारे में डिस्कशन किया है। अलाउद्दीन खिलजी के बेटे का नाम बताइए जिसने इस बाजार नियंत्रण को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया था। और उसके जुड़ी हुई एक चीज और मैंने बताई थी, खुद उसने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था। ठीक है बात। अलाउद्दीन खिलजी ने तो खलीफा की पदवी को माना नहीं, परंतु इसके पुत्र ने, जिसका नाम आप लोग कमेंट में लिख करके बताएंगे, उसने खुद को ही खलीफा घोषित कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99। तबाकत ए नसीरी के विषय में
सत्य नहीं बाबू, असत्य कथन ढूंढना है। फॉल्स। ये फॉल्स ढूंढना है आपको। असत्य कथन कौन सा है? स्टेटमेंट रिगार्डिंग तबाकत नसीरी। तो पहली बात तो ये समझिए, तबाकत नसीरी किसके द्वारा लिखी गई थी? उसका नाम था मिनाज उद्दीन सिराज। सिराज, मिनाजुद्दीन सिराज। और इन्होंने ये जो किताब लिखी थी, ये लिखी थी नसरुद्दीन, नसीरुद्दीन महमूद को डेडिकेट किया था इन्होंने इसको। महमूद, अब ये कौन है? ये बलबन के दामाद थे। नसरुद्दीन महमूद कौन थे? बलबन के दामाद थे। और कहा जाता है कि बलबन ने खुद इनको जहर दे करके इनको मार दिया था, खुद सत्ता को पाने के लिए। लेकिन ये सिर्फ एक कहानी के तौर पर आप मान सकते हैं। बस इतना याद रखिए, नसरुद्दीन महमूद जो थे वह गुलाम वंश के एक आप सुल्तान थे और बलबन के दामाद थे। उन्हीं के काल में मिनाज सिराज या फिर मिनाजुद्दीन सिराज ने ये किताब लिखी थी, तबाकत नसीरी लिखा था। अब इस तबाकत नसीरी में किन किन चीजों के बारे में उल्लेख है? तो उल्लेख है मोहम्मद गोरी के विजय का, मोहम्मद गोरी के भारत पर आक्रमण और उसके विजय का, दिल्ली सल्तनत की स्थापना, दिल्ली सल्तनत की स्थापना से लेकर के 1260 ईस्वी तक की घटना पूरी इसमें मिल जाती है। जी, 1260 ईस्वी तक की स्थापना यहाँ पर मिल जाती है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना मतलब तुर्की शासन की जो स्थापना थी भारत में, उसके बारे में जानकारी मिल जाती है। गोरी के विजय के बारे में जानकारी मिल जाती है। और 1260 तक की जानकारी यहाँ पर मिल जाती है। इसमें लगभग 26 अध्याय है बाबू, 26 चैप्टर है, 26 अध्याय है इसमें। इसमें कुल कितने अध्याय हैं? 26 अध्याय हैं। अब देखिए तबाकत नसीरी के बारे में क्या क्या मिला। पहली बात, इसमें भारत पर मंगोल आक्रमण का विवरण मिल जाता है, बिल्कुल मिल जाता है। मंगोल आक्रमण का विवरण इसमें मिल जाता है। उसके बाद से क्या ये 26 अध्यायों में विभक्त है? हाँ बिल्कुल विभक्त है 26 अध्यायों में। ठीक है। उसके बाद इसमें प्राय एक ही घटना, क्योंकि इल्तुतमिश के समय मंगबरनी वाली कहानी आप लोगों को मैंने बताई ही थी। तो उसी समय क्या हुआ था, मंगोल आक्रमण भारत में हुआ था। तो मंगोल आक्रमण के बारे में जानकारी मिल जाती है 26 अध्यायों की, क्योंकि इससे पहले ही आए थे। ठीक है बात, पहले ऐबक आते हैं, फिर इल्तुतमिश आते हैं, फिर रजिया सुल्तान आते हैं, फिर इस तरह से आगे आता जाता है। तो उस सब पूरी जानकारी इसमें मिल जाती है। इसमें प्राय एक ही घटना की आवृत्ति बार बार हुई है, नहीं एक ही घटना की आवृत्ति बार बार नहीं हुई है। इसमें 1260 ईस्वी तक क्या पूर्ण जानकारी हो चुका है, मतलब ये पूर्ण हो चुका था, यहां तक की जानकारी यहां पर मिल जाती है। तो ये भी सही है। तो इसका सही जवाब क्या है? फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है? ऑप्शन सी, एक ही घटना की बार बार आवृत्ति नहीं हुई है। इसमें अलग अलग चीजों के बारे में बताया गया है। मोहम्मद गोरी की वजह से लेकर के 1260 तक की पूरी कहानी यहां पर मिल जाती है। उसी के पीछे मंगोल आक्रमण, और ये 26 अध्यायों में विभक्त है। ठीक है, तबाकत नासिरी। और इसके जो रचयिता हैं, इसके जो रचनाकार है, वो मिनहाजुस सिराज हैं। किसको डेडिकेट किया था इन्होंने? नसरुद्दीन महमूद को डेडिकेट किया था। ठीक है बात। उश्र क्या था? व्हाट वाज उश्र? उश्र, देखो, अलग जब से भारत में इस्लामिक शासन शुरू हुआ था, अलग अलग प्रकार के कर लगाए जाते थे। जैसे युद्ध के लूट का 1/5वां भाग राज्य का हिस्सा, इसको बोला जाता था बाबू खुम्स। खुम्स, इसको क्या बोलते थे बाबू? खुम्स। मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर, इसको बोला जाता था जकात। इसको बोला जाता था जकात। हिंदुओं से लिया जाने वाला भूमि कर, इसको बोलते थे जजिया। इसको बोला जाता था जजिया। ठीक है, मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर ये कहलाता था आपका उश्र। ये इसका सही जवाब। और ये किसके लिए लिया जाता था? सिंचाई के लिए। सिंचाई के लिए लिया जाने वाला कर था उश्र। समझ में आ गई बात? भूमि कर हिंदुओं से जो लिया जाता उसको जजिया बोलते थे। मुसलमानों से लिया जाने वाला जो धार्मिक कर था उसे जकात बोला जाता था। युद्ध से जो भी लूट मिलता था उसका 1/5 भाग राज्य का हिस्सा होता था, बाकी 4/5 भाग जो होता था वो सेना में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता था, उसे खुम्स बोला जाता था, जो राज्य लेता था। तो मुसलमानों से लिया जाने वाला जो सिंचाई कर था उसे उश्र बोला जाता है, या फिर इसको हक ए शर्ब भी बोलते हैं। हक ए शर भी बोला जाता है। ठीक है बात, या तो उश्र बोलो या फिर शर्ब बोलो, दोनों एक ही चीज है। उश्र मुसलमानों से लिया जाने वाला सिंचाई कर था। कौन सा कर था बाबू? सिंचाई कर। और ये कितना होता था? लगभग 10% होता था। आप ये कह सकते हो 1/10वां भाग जो भी पैदावार हो रहा है, जो भी पैदावार हो रहा है उसका 1/10वां भाग जो था वो राज्य को देना पड़ता था, उसे उश्र बोला जाता था। ठीक है।
अब यहां से शुरू हो जाता है आपका 100 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। हमने हिस्ट्री में भी सेंचुरी मार ली, आर्ट एंड कल्चर में भी सेंचुरी मार ली है, एस्ट्रोनॉमी में भी हमने सेंचुरी मार ली है, यहाँ पर इतिहास का भी सेंचुरी हमने मार ली। और 101वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, यहां से आपका मॉडर्न हिस्ट्री शुरू हो जाता है। सुमेलित कीजिए, मैच करवाना है आपको। पहला है लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहाउजी, लॉर्ड वेलेजली। आर्मी असिस्टेंस, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, एंड ऑफ कंपनी रूल, या फिर लोकल गवर्नेंस। आर्मी असिस्टेंस का मतलब होता है सहायक सैन्य पद्धति। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स ही बोल दो। एंड ऑफ कंपनी रूल, कंपनी शासन का अंत हो जाता है। लोकल गवर्नेंस का मतलब होता है स्थानीय स्व सरकार। तो कौन सा किससे जुड़ा हुआ है? तो लॉर्ड रिपन की अगर आप बात करते हैं तो लॉर्ड रिपन के समय जो हुआ था वो आपका शुरू हुआ था लोकल गवर्नेंस। तो चौथे का क्या हो गया बाबू? ए। चौथे का क्या हो गया? ए। तो ए का क्या हो गया बाबू? 4। तो ये तो दोनों अपने आप हट गए एलिमिनेशन से, तो बचे आपके पास दो। अब देखते हैं लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग पहले वाइसरॉय थे और लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। इसी समय क्या हुआ था? एंड ऑफ कंपनी रूल। तो ये हो गया आपका बी। तो बी में क्या देखे? 3-3। तो दोनों में अभी तो कुछ नहीं पता चला, सी से पता चल जाएगा। लॉर्ड ऑफ डलहाउजी, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ये तो बिल्कुल सही है, ये तो सबको पता होगा। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है। बात जिसके मान लीजिए किसी की अपनी कोई संतान नहीं होती थी राजा महाराजा की, तो अपने दत्तक पुत्र को वो अपनी राजगद्दी पर नहीं बैठा सकता था। तो वह जो सत्ता थी, वो जो पूरा एरिया होता था, वो जो पूरा उनका साम्राज्य होता था, वो ब्रिटिश सरकार के क्षेत्र में मिला दिया जाता था। इसे बोला जाता था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसी के विरोध में आपके 1857 की क्रांति हुई थी, जिसमें आपके कौन आए थे? रानी लक्ष्मीबाई आई थी। वो अपने दत्तक पुत्र को, अपने अडॉप्टेड सन को गद्दी पर बैठाना चाहती थी, पर अंग्रेज इसको मानने को तैयार नहीं थे। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स था ये लॉर्ड डलहौजी का। और लॉर्ड वेलेस्ली का क्या था बेटा? आर्मी असिस्टेंस था, सहायक सैन्य पद्धति थी। तो ए हो गया इसका। इसका सही जवाब क्या हो गया? पहले का चौथा, बी का तीसरा, और इसका डी ऑप्शन हो गया ना, सी का दूसरा, और डी का पहला हो गया। डी का क्या हो गया बाबू? पहला हो गया। ठीक है, डी है। डी का क्या हो गया? पहला लॉर्ड वेलेस्ली के समय आर्मी असिस्टेंस लाया गया था। और जो सबसे पहला सैन्य पद्धति को, वेलेस्ली की जो इस नीति को मानने वाला जो राज्य था वो था हैदराबाद बाबू। हैदराबाद जो राज्य था वो सबसे पहला था जिसने लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक सैन्य पद्धति को स्वीकार कर लिया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और 2। सिराजुद्दौला कब फोर्ट विलियम पर कब्जा किया था? तो सिराजुद्दौला कंपनी के एक्ट से या फिर कंपनी के व्यापार से बहुत ज्यादा परेशान था। और जो बंगाल के आपका कोष था वो खाली होते जा रहा था, टैक्स मिल नहीं पा रहा था, क्योंकि फर्रुखसियार के फरमान के तौर पर इनको ड्यूटी फ्री ट्रेड करने का अधिकार मिल चुका था। ठीक है बात। तो सिराजुद्दौला उस हानि से बहुत ज्यादा खिन्न हो चुका था। तो उसने क्या किया? 16 जून 16 जून 1756 को 30,000 सिपाही, 20,000 घुड़सवार और तकरीबन 400 प्रशिक्षित जो हाथी थे, उनको लेकर के डेरा डाल देता है फोर्ट विलियम के पास। ठीक है। 16 जून के बाद 18 जून तक लड़ाई चलती है। 18 जून 1756 तक लड़ाई चलती है। इस समय क्या होता है? इस समय वहां का जो गवर्नर था जिसका नाम था ड्रेक, वह फोर्ट विलियम से स्त्रियों को और बच्चों को लेकर के नदी के मार्ग से फुल्टा नामक द्वीप पर भाग जाता है। फुल्टा नामक द्वीप पर भाग जाता है। ठीक है बात। अब 16 जून को डेरा डाला, 2 दिन तक लड़ाई चलती रही। 18 जून को जब ड्रेक को ऐसा लगा कि वो हार जाएगा, तो किले के अंदर जो स्त्रियां थी, जो बच्चे थे, उनको नदी के मार्ग से लेकर के फुल्टा नामक द्वीप पर भाग जाता है। अब 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला फोर्ट विलियम में घुस जाता है, किले पर कब्जा कर लेता है। किले पर कब्जा कर लेता है। और इसी दिन एक घटना घटती है जिसे बोला जाता है काली कोठरी दुर्घटना, ब्लैक होल ट्रेजेडी। काली कोठरी दुर्घटना। ठीक है भाई, जिसके बारे में आगे चल करके हालवेल ने बताया था कि तकरीबन कुछ लोगों को अंग्रेजों को लेकर सिराजुद्दौला ने एक छोटी सी कमरे में बंद कर दिया था, जिसमें से बहुत सारे लोगों का दम घुट करके मर गया था। इसी को काली कोठी दुर्घटना बोला जाता है।
इसको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, क्लासेस में चलती हैं बाबू, जो क्लासेस हमारी इतिहास की चल रही हैं उसमें ऐप पर जाकर के आप उसे परचेज कर सकते हैं, वहां पर ये सारी चीज बहुत डिटेल में बता रहा हूँ। यहाँ तो इसे प्रैक्टिस करवा रहा हूँ ना आप लोगों को, तो वहां पर बहुत डिटेल में इन सारी चीजों के बारे में चर्चा करूंगा, कब हुआ था, क्या हुआ था, सारी चीजें वहां बताएंगी, ये बताई जाएंगी। मतलब इतना आप लोगों को बता दिया जाएगा कि वनडे एग्जामिनेशन के साथ साथ अगर कोई आप अपर एग्जामिनेशन भी देना चाहते हैं तो उसमें भी आप अपने आप को असहज महसूस नहीं करिएगा, आराम से उसका जवाब आप दे लीजिएगा। ठीक है बात। तो आप लोगों को उस लेवल का पढ़ाया जाएगा, जैसे अभी आज आज संडे है, आज यूपीएससी का पेपर हुआ। यूपीएससी में लगभग मान के चलिए कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो आए थे ज्योग्राफी के आए थे। उस ज्योग्राफी में जो भी मैंने पढ़ाया था, मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन उसी से आए थे बाबू। मैं ये नहीं कहता कि आए थे, जो बच्चों ने पढ़ा था, जो बच्चों को मैंने पढ़ाया था वही सारी चीजें आ गई थी वहां पे, आराम से बच्चों ने कर भी लिया है उस चीज को। बहुत सारे बच्चों से मेरी बात भी हुई थी जिन्होंने पेपर दिया, आराम से, बहुत आराम से उस प्रश्न को उन्होंने कर लिया था। कोरियोलिस बल से रिलेटेड आया था, फिर 21 जून से रिलेटेड प्रश्न पूछा था, फिर एल्टीट्यूड पर आपका एस से रिलेटेड प्रश्न पूछा हुआ था, फिर आपका ट्रोपोस्फियर के थिकनेस और थिननेस से रिलेटेड प्रश्न पूछा था, फिर आपके बाद ये सन के बारे में, वो आपके जाइंट स्टार और ड्वार्फ के बारे में पूछा था। बहुत सारे प्रश्न आपके बने थे, मतलब ये मान के चलिए कम बैक हुआ है जियोग्राफी का इस बार। तो बहुत सारे प्रश्न थे, उसी हिसाब से पढ़ाया जाता है जिससे आप उस सब्जेक्ट में इतने पारंगत हो जाएं कि कोई भी एग्जामिनेशन में अगर वो सब्जेक्ट आ रहा है तो आप उसको आराम से दे दी। फीस पर मत जाइएगा, फीस सस्ती इसलिए रखी गई है क्योंकि वो सबके लिए अवेलेबल हो। अब ये सोच करके अगर कोई जाएगा कि 299 रुपए में क्या मिलेगा उसको, 299 में आपको 20,000 का कोर्स मैं प्रोवाइड करवाऊंगा 11 साल के एक्सपीरियंस के अनुसार आप लोगों को। ठीक है बात। तो ये मत सोच के चलिएगा 299 रुपए पैसे से नहीं, पैसे के लिए नहीं होती हैं सारी चीजें। ज्ञान बढ़ाना है लोगों तक, जो नहीं सक्षम है, जिसके पास अभी तक नहीं संसाधन मौजूद हो पाए, उन तक मुझे पहुंचाना है ज्ञान को। ठीक है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 20 जून 1756 किले पर आक्रमण किया, कालीकोटी की दुर्घटना हुई। तो आप लोगों को मैंने एग्जैक्ट डेट भी बता दिया है, तो इसका जो ईयर होगा वो 1756 होगा। क्वेश्चन नंबर 103, 103, इनमें से कौन सा करनाल हो गया है? ये कर्नल है बाबू, कर्नल क्लाइव के सीआर के रूप में जाना जाता है। तो लॉर्ड क्लाइव ने जब बैटल ऑफ प्लासी हो चुका था, बैटल ऑफ प्लासी हो चुका था 1757 में। अब इसके पहले वाली जो आपने चीजें देखी थी वो 56 की थी, इसी के बाद होता है बाबू, इसी के बाद प्लासी का युद्ध होता है। उसमें क्या होता है, सिराजुद्दौला की हार हो जाती है। जब सिराजुद्दौला हार जाते हैं तो क्लाइव मीर जाफर को, जो कि इसका सहायता करता है इसमें, जो कि पहले सिराजुद्दौला का सेनापति हुआ करता था और षड्यंत्र करने की वजह से सिराजुद्दौला ने उसे निकाल दिया था, तो मीर जाफर जाकर के मिल जाता है लॉर्ड क्लाइव से। तो लॉर्ड क्लाइव मीर जाफर को अपना एक मुर्शिदाबाद का, या फिर आप कह सकते हो बंगाल में नवाब के पद पर नियुक्त कर देता है। 30 जून 1757 को क्लाइव मीर जाफर को नवाब के पद पर, नवाब के पद पर नियुक्त करता है, और इसके बदले में मीर जाफर क्लाइव को 24 परगना जो है बंगाल का, उसकी जागीर दे देता है, जागीर दे देता है। मतलब वहां से जो भी रेवेन्यू कलेक्ट होगा वो सब अंग्रेजों के पास जाएगा, प्लस बहुत सारा मात्रा में इसको धन भी प्रोवाइड करता है। तो ये सारी चीजें, तो क्लाइव के सीआर के रूप में, जयकाल के रूप में किसे बोला जाता है? उसको बोला जाता है मीर जाफर को बोला जाता है। ठीक है बात। और भी जो क्लाइव का साथ देने वाले थे उसमें जगत सेठ भी थे, मानिक चंद भी थे, अमीन चंद भी थे, ये सारे लोग थे जो क्लाइव का साथ दिए थे। 19104 की अगर आप बात करते हैं तो मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित की थी? अब देखिए, जब आपके सिराजुद्दौला की मृत्यु हो जाती है उसके बाद से मीर जाफर को बैठाया जाता है। जाफर अयोग्य था तो उसके दामाद को, जिसका नाम था मीर कासिम, मीर कासिम अंग्रेजी का अध्यापक था वहां पर बंगाल में, तो वहां पर मीर कासिम को बना दिया जाता है वहां का नवाब, वहां का नवाब बना दिया जाता है। अब ये पढ़ा लिखा था, अंग्रेजों की नीतियों से वाकिफ था, और यह अंग्रेजों के हस्तक्षेप से इतना ज्यादा परेशान हो गया था कि इसने अपनी राजधानी को शिफ्ट कर दिया था मुर्शिदाबाद से मुंगेर, कि अंग्रेज इसके काम में किसी प्रकार से कोई भी दखलंदाजी ना दे सके, बिल्कुल भी इसका हस्तक्षेप हो। प्लस अंग्रेजों से इसने टक्कर लेने के लिए वहां पर जो किले में
जो सैन्य पद्धति बनाई थी वो भी बनाई थी अंग्रेजों के ही ढर्रे की, कि उससे सीख करके उसी की पद्धति पर अंग्रेजों से ही मिल करके वहां पर उन्होंने क्या किया था, अपनी सैन्य प्रशासन। प्लस दूसरी चीज, यहाँ पर मुंगेर में इसने किले भी बनवाए, वो तोप खाने बनवाए थे जहां पर तोपों का निर्माण होता था, कि अगर कभी भी युद्ध की स्थिति आती है तो यह युद्ध करने के लायक रहे। और कब किया था इसको स्थानांतरित? 1762 ईस्वी में। 1762 ईस्वी में इसने क्या किया था, अपने कैपिटल को मुर्शिदाबाद से मुंगेर शिफ्ट कर लिया था। और आपको पता है ये 1764 में क्या हो गया था, बैटल ऑफ बक्सर हो गया था। ठीक है बात, जिसमें सुजाउद्दौला अवध के नवाब, शाह आलम द्वितीय आपके दिल्ली के मुगल बादशाह, और आपके मीर कासिम, इन तीन लोगों ने मिलकर के अंग्रेजों के खिलाफ, जो हेक्टर मुंडो उस समय गवर्नर थे, उनके खिलाफ युद्ध किया था, इसमें ये हार गए थे। ठीक है 1900। अब क्वेश्चन नंबर 105 जो आखिरी है, हैदराबाद को किसने स्थापित किया था, मतलब मुगलों से स्वतंत्र सत्ता किसने स्थापित की थी? तो वो किया था चिनकिलिच खान, जिनका एक और नाम है निजाम उल मुल्क। इनका एक और नाम क्या है बाबू? निजाम उल मुल्क। और कब स्थापित किया था एज ए स्वतंत्र? 17 आपके 24 में, 1724 में दिल्ली से अलग करके हैदराबाद को एक स्वतंत्र क्षेत्र के रूप में स्थापित किया था चिनकिलिच खान निजामुल मुल्क ने किया था। चिनकिलिच खान निजामुल मुल्क ने 1724 में दिल्ली से अलग करके हैदराबाद को एक स्वतंत्र राज्य के तौर पर स्थापित कर दिया था। ठीक है बात। और इसका जो हेडक्वार्टर बनाया था हैदराबाद राज्य की, वो औरंगाबाद को बनाया था। ठीक है बात। इसके साथ आपका ये सीरीज समाप्त हो जाता है, ये आखिरी क्वेश्चन था। इसके बाद अगला सीरीज आपका कल आ जाएगा। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसे शेयर करिए अपने दोस्तों तक, जिससे ये चैनल आपका है, आपका चैनल है, इसलिए इसको और ग्रो करवाने में हेल्प करिए। जो बच्चे नहीं अफोर्ड कर सकते हैं चीजें, उन तक ये एजुकेशन पहुंचाइए। बस इतना ही है। थैंक यू सो मच।